हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एम्प्लॉय कॉस्ट के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 36, आई थिंक 46 एंड 47, राइट। तो ये वाले 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने लगी हूँ। जो 36 क्वेश्चन है आपका, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो दैट इज रिलेटेड टू ओवर टाइम। तो ओवर टाइम क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ओवर टाइम मीन्स कि जो भी एक्चुअल आवर्स किसी एम्प्लॉय के हैं वो ज्यादा हैं किससे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स से उस ऑर्गेनाइजेशन के। मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने 1 डे में जो काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो 10 आवर्स काम किया है, बट नॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन में 8 आवर्स काम होता है, तो ये ग्रेटर है 8 आवर्स से। इट मीन्स कि जो इन दोनों का डिफरेंस है 2 आवर्स का, वो क्या होगा, वो ओवर टाइम होगा। और हमने समझा था कि ओवर टाइम के लिए जो वेजेस दी जाती हैं वो जनरली ज्यादा होती हैं जो नॉर्मल टाइम की वेजेस होती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 1 आवर के लिए उस पर्सन को दिया जाता है 10 रुपीज, तो जो ओवर टाइम की वेजेस होगी ना वो ज्यादा होंगी। मान लीजिए कि ओवर टाइम जब वो एम्प्लॉय काम करता है, जो कि यहाँ पर हमारे 2 आवर्स हैं, तो आप उसको 12 रुपीज देते हैं। कितना देते हैं? 12 रुपीज। तो जो इन 2 आवर्स में जो 12 रुपीज है ना, इसके 2 हिस्से किए जाएंगे। एक तो ये 10 रुपीज, और ये 2 रुपीज क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसने ओवर टाइम काम किया। इसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, और ये उसका होता है बेसिक वेजेस। तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो उसको बेसिक वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस उसको क्या मिलेगा, ओवर टाइम प्रीमियम, और इन दोनों को प्लस करके ये कलेक्टिवली कहलाएगा क्या, ओवर टाइम वेजेस, जो कि कितना हो गया, 12 रुपीज। तो यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो इसी से रिलेटेड है। उसको देखते हैं। इसमें बोनस भी आ जाएगा, ओवर टाइम का कैलकुलेशंस भी आ जाएगा, और यहाँ पर जो है कुछ ये भी बताया हुआ है कि जो प्रोडक्शन हो रही है ना उसमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो भी यहाँ पर सीखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। पहले सारा जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे, फिर हम इसको फेयर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टडी कीजिए, यहाँ पर रीड कीजिए। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021 रिलेट टू एक्स एंड वाई, 2 वर्कर्स हैं एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री। जॉब कंप्लीटेड। अच्छा, एक्स ने कितने यूनिट्स बनाए, 3600, ठीक है, और वाई ने कितने यूनिट्स बनाए, 4200। आउट ऑफ अबव आउटपुट रिजेक्टेड और अनसेलेबल, मीन्स उन्होंने जितने यूनिट्स बनाए ना वो सारे के सारे सेलेबल नहीं है, कुछ हो सकते हैं डिफेक्टिव हो, तो वो बताए हुए हैं कि 3600 में से 540 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो 3600 में से 540 अगर मैं माइनस कर दूं, जो यहाँ पर यूनिट्स बचेंगे वो मेरे सेलेबल यूनिट्स बचेंगे। तो कितने बच रहे हैं, 3600 माइनस 540, तो ये बच गए मेरे 3060, राइट। ऐसे ही यहाँ पर बताया हुआ है कि 4200 वाई ने यूनिट्स बनाए, बट उसमें से 420 तो सेलेबल है ही नहीं। तो कितने सेलेबल हैं, 4200 माइनस 420, तो यहाँ पर जो है आपका 3780 जो है वो सेलेबल गुड्स है, सेलेबल जन यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद बताया टाइम अलाउड, ये टाइम अलाउड है, कितना टाइम दिया जाता है एक यूनिट को बनाने के लिए, वो कहता है 12 मिनट्स पर डजन। इट मीन्स क्या कह रहा है कि आपका 1 डजन के लिए, मीन्स 1 डजन में कितने यूनिट्स होते हैं, 12 यूनिट्स के लिए 12 मिनट्स लगते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्ड, राइट, ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। और क्या लगता है, 3 आवर्स फॉर 200 यूनिट्स। ये एक्स के बारे में बताया हुआ है, ये वाई के बारे में। तो वाई के बारे में क्या कह रहा है कि 200 यूनिट्स बनते हैं कितने में, 3 आवर्स। ये आपको स्टैंडर्ड्स बताया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। बेसिक वेज रेट पर आवर, आप बेसिक वेज जो देते हैं एक आवर काम करने के लिए 5 रुपीज देते हो एक्स को, और वाई को 6 रुपीज देते हो। आवर्स वर्क, उन्होंने काम कितना किया, 45 और 50। बस यहीं पर रुक जाओ। मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई बोनस कैलकुलेट होता है तो वो कहां पर होता है कि जितना हमने टाइम सेव किया होता है। तो कुछ मुझे यहाँ पर बता सकते हो, यहाँ पर उसने बोला कि उन्होंने एक्चुअल काम किया है 45 आवर्स, राइट, और वाई ने कितना एक्चुअल काम किया है, 50, और कितने यूनिट्स बनाए हैं,
3600, मैम बीच में डिफेक्टिव भी है वो अलग बात है, लेकिन बनाए कितने हैं वो तो 3600 है ना। जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो अनटिल और अनलेस, ध्यान से सुनो, अनटिल अनलेस उसने कुछ भी ना कहा हो, तो आपने अगर बोनस कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो आपने ये देखना है कि 3600 यूनिट्स को बनाने के लिए जो है वो स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था, जहां 4200 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली नीचे लिख दिया कि आप जो है सेलेबल यूनिट्स को जो है नॉन सेलेबल यूनिट्स को इंक्लूड नहीं करोगे, तो फिर आप ये मानते कि 3060 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था, या 378 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। अच्छा मैम कुछ भी नहीं अगर उसने लिखा हुआ, फिर आप अज्यूम करोगे। कॉस्टिंग में मैंने आपको बहुत बार बताया कि आप अज्यूमशन ले सकते हो। आप यहां पर लिखोगे कि जब हमने बोनस निकाला ना, तो हमने ये माना कि बोनस जो है वो टोटल यूनिट प्रोड्यूस पर दिया जाता है, नॉट सेलेबल यूनिट्स। ठीक है, फिर अज्यूमशन, अगर कुछ लिखा है तो उसको लेके चलना है। अब मुझे नहीं पता कितना क्या लिखा है, तो देख लेते हैं आगे। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड। अच्छा, एक वीक में फिक्स्ड है उसने यार कि 42 आवर्स काम करना है। जब 42 आवर्स काम करना था तो इन्होंने कितना काम किया, इसने 45, इसने 50। नॉर्मल आवर्स कितने हैं मुझे बताओ, नॉर्मल आवर्स कितने हैं, नॉर्मल आवर्स के हैं 45, इसके 50, बट एक्चुअल आवर्स उन्होंने कितना काम किया है, नॉर्मल आवर्स 45 नहीं, ये एक्चुअल है, नॉर्मल आवर है 42। ठीक है, दोनों के लिए 42 है, अलग अलग नहीं है। दोनों का एक्चुअल आवर्स कितना है, एक्चुअल आवर्स कितना है, इसने 45 आवर्स किए, इसने 50। अब मेरे एक्चुअल आवर्स नॉर्मल आवर्स से ज्यादा हैं। अगर नॉर्मल और एक्चुअल दोनों के बारे में बताया हुआ, इट मीन्स कि यहाँ ओवर टाइम आ रहा है। ओवर टाइम कितना है, इसने कितना ओवर टाइम किया, इसने 3 आवर्स ओवर टाइम काम किया, और इसने कितना ओवर टाइम काम किया है, 8 आवर्स। इससे आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली लाइन सुनो। बोनस पे किया जाता है कितना, 2/3 of the basic wage rate for gross time worked and gross output produced without deduction the rejected output। मैंने कहा था ना, अगर उसने कुछ बोला है तो आप उसी को ही लेके चलोगे। इसने बोला कि बोनस आप कैलकुलेट करोगे 2/3 ऑफ बेसिक वेज रेट का, जैसे हम करते हैं हॉल से और रोवन में, उसी का 2/3 करेंगे। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि हॉल से लगाओ या रोवन, उसने पहले बोल दिया कि 2/3 आप बेसिक वेज जो वेज रेट है ना उसका जो है बोनस निकालना। और कैसे निकालना, आपने ग्रॉस टाइम वर्क लेना है और ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस लेना है। आप उसमें डिडक्शन नहीं करोगे जो भी आपके नॉन सेलेबल गुड्स हैं, ठीक है, उसका डिडक्शन नहीं करोगे। इट मीन्स कि जब आप बोनस निकालोगे ना, जितना भी बोनस कैसे बनेगा कि उसने जो यूनिट्स बनाए हुए हैं, कितने यूनिट्स बनाए, 3600। अगर स्टैंडर्ड टाइम में अगर इसी 3600 को बनाना था तो स्टैंडर्ड टाइम कितने में बन जाना चाहिए था, और इन्होंने कितने में बनाया, तो कैसे निकलेगा। यहां मैंने लिख दिया ना, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, 12 यूनिट्स बनने चाहिए 12 मिनट्स में। तो अगर 3600 यूनिट्स ही बनाने थे, 3600 यूनिट्स ही बनाने थे तो कितने मिनट्स में बन जाने चाहिए थे, 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3600। ठीक है, दोनों कट गए तो ये कितना आ गया, 3600 मिनट्स। तो इट मीन्स आवर्स कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 60। तो कितने आवर्स में बनने चाहिए थे, 60 आवर्स। वो बोल रहा है कि आपको कितने, एक्स को कितने आवर्स काम करना चाहिए था, 60 आवर्स, अगर 3600 यूनिट्स ही बनाने थे, बट इसने कितना काम किया, 45। कितने आवर्स सेव कर लिए, 15। ये कैलकुलेशन बहुत बार की है हमने एम्प्लॉय कॉस्ट में। हमेशा ध्यान देना, बोनस कैलकुलेट करने के लिए उसने कितना टाइम सेव किया। आप क्या करोगे, जो उसने एक्चुअल टाइम लिया है, ठीक है, जो उसने एक्चुअल टाइम लिया है, आप देखोगे जो उसने आउटपुट बनाया है वो स्टैंडर्ड में कितने आवर्स में बन जाना चाहिए था, तो बाकी उसने सेव किया होगा, टाइम सेव किया होगा। ऐसे इसका निकालो, 200 यूनिट्स बनने चाहिए थे 3 आवर्स में, और इसने एक्चुअल में कितने बनाए, 4200। तो कितने मिनट्स में बनना, जहां पर कितने आवर्स में बन जाएंगे, तो 3 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 42, क्योंकि ये आवर्स में दिया हुआ है तो आंसर भी मेरा आवर्स में आएगा। जहां मिनट्स में दिया था तो मेरा आंसर भी मिनट्स में आया था, और आवर्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 2 1 21 3 जा कितने हो जाते हैं, और ये बन गए 63। तो कितने टाइम लगना चाहिए था, 63 आवर्स लगने चाहिए थे, बट एक्चुअल में इसने कितना टाइम लगाया है,
63 आवर्स लगने चाहिए थे, बट एक्चुअल में इसने कितना टाइम लगाया है ये यहां से पता चलेगा। एक्चुअल में कितना टाइम लगाया, 50 आवर्स लगाए हैं। तो लगने कितने चाहिए थे, 63, बाकी टाइम सेव हो गया। इसका कितना है, इसको 60 आवर्स लगने चाहिए थे, बट एक्चुअल में 45 लगाए हैं। तो यहां पर तो इन दोनों का डिफरेंस बोनस निकलेगा। तो बोनस के लिए आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिए, और हमें ये भी पता चल गया कि ओवर टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी पता चल गया। अब ओवर टाइम के लिए बताएगा कि जो ओवर टाइम उसने काम किया है उसके लिए आपको कितना वेजेस एक्स्ट्रा देना है। द रेट ऑफ, यहां देखो, द रेट ऑफ ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स, मतलब पहले 4 आवर्स के लिए, फर्स्ट 4 आवर के लिए जो आपने पे करना है, आपने जो भी टाइम वेजेस देते हो ना, प्लस उसका 1/3 और, मतलब फर्स्ट 4 आवर्स के लिए इसने काम ही कितना ओवर टाइम किया है, 3 आवर्स, मतलब इसको 1/3 ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये 3 आवर्स जो इसने काम किया, थोड़ा सा इधर देखो, 3 आवर्स काम किया, इसको जो बेसिक वेजेस मिलती हैं ये तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। ये 2 मिनट यहां पर, जो एक्स्ट्रा जो काम किया उसको बेसिक वेजेस तो मिलेंगी मिलेंगी, प्लस जो ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं उसने बोला 1/3 देना। तो वो 1/3 हम कैसे निकालेंगे, देखो 3 आवर्स के लिए उसको बेसिक वेज कितना मिलता है, 5 रुपीज, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और 3 आवर के लिए और क्या मिलेगा, 1/3 जो है, जो भी वेजेस होता है ना उसका और 1/3 उसको मिलेगा, मतलब कि 1/3 ऑफ जो बेसिक वेज जितना बना उसका एक्स्ट्रा 1/3, या 50% कह सकता है, 30% कहता है, इसमें उसने 1/3 ही बोल दिया। देखो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 × 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1 + 1/3 और 3 × 5 यहां पर कितना हो जाएगा, 4/3। तो अगर मैं 3 × 5 × 4/3 कर दूं तब भी मेरी टोटल ओवर टाइम की कितनी वेजेस होंगी, आ जाएंगी। या ऐसे कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके या इसको करके जो आंसर आएगा दोनों में सेम ही होगा, मतलब हमें शॉर्टकट अपनाना है। अगर उसने 1/3 बोला है ना, तो मतलब कि 4/3 वेजेस टोटल कितनी होगी वो ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में हमने जल्दी जल्दी सोचना होता है। तो ये 4/3 कैसे आता है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ठीक है। ऐसे ही कहता फर्स्ट 4 आवर्स के लिए, फर्स्ट 4 आवर्स के लिए आप 1/3 दोगे, एंड नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए आप 1/2 दोगे, ठीक है। तो इसमें कितना बनता है, 8 आवर्स। इसके लिए कैसे करना है कि फर्स्ट 4 आवर्स के लिए, फर्स्ट 4 आवर्स के लिए इसको कितना वेजेस होता है, 6 रुपीज × 6 × 4/3। क्या ये चीज समझ आई, मैंने 4/3 क्यों किया, यहां समझा दिया था। प्लस नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए, इसके नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए 4 × 6 मल्टीप्लाई, अब सोचो नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए हमें कितना देना, 1/2, ठीक है। तो 1/2 का और क्या लिख सकती हूँ, यस 3/2। कैसे आया, चलो मैं समझाती हूँ। नेक्स्ट 4 आवर के लिए 4 × 6 जो इसको बेसिक वेजेस मिलती है ये तो मिलेगी मिलेगी, प्लस और क्या मिलेगा, हाफ ऑफ 4 × 6 का। अच्छा 4 × 6 बाहर आ गया, 1 + 1/2, तो 4 × 6 × 3/2 लिख सकती हूँ, वही लिखा है मैंने। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे हमने सारी वेजेस कैलकुलेट करनी है। ये आपको ओवर टाइम और बोनस के बारे में बता दिया उसने। फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉयड नंबर ऑफ बोनस आर, आपने बोनस आवर्स कैलकुलेट करने हैं। अमाउंट ऑफ बोनस अर्न, कितना उसने बोनस अर्न किया है उसके बारे में बताना है। टोटल वेजेस अर्नड, टोटल वेजेस उसको कितनी मिली, बेसिक वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस, तीनों को मिला के बताना है कि टोटल वेजेस कितनी मिली हैं। फिर डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स, फिर जो 100 सेलेबल यूनिट्स होंगे ना वो आपको डायरेक्ट वेज कॉस्ट बतानी है कि हर 100 के पीछे, हर 100 पर यूनिट नहीं पूछा, कहता हर 100 यूनिट्स के पीछे हमें कितना वेज देना पड़ता है। अगर तो टोटल वेज जो आ गई, मेरी बात सुनो, मान लीजिए कि टोटल वेजेस आ गई हमारी 10,000, ठीक है। अगर इसने 5,000 यूनिट्स बनाए तो एक एक यूनिट के लिए 2 रुपीज देना पड़ता है। अगर ये है 2 रुपीज पर यूनिट, बट वो कहता कि हर 100 यूनिट्स के लिए कितना देना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, ये 2 जो है 2 रुपीज पर यूनिट देना पड़ता है, तो 100 यूनिट के लिए × 100 कर दो 200, ठीक है। 200 रुपीज फॉर 100 सेलेबल यूनिट, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो यहीं पर ही 100 कर दो तब भी आंसर 200 आएगा,
ये बात समझे आपके नहीं समझे, मुझे ये बताओ। सेलेबल यूनिट बोला है, सेलेबल यूनिट बोला है तो जितने भी इसके सेलेबल यूनिट्स होंगे ना उसी से डिवाइड करना, जो भी टोटल बेचेस आएगी ना इससे डिवाइड करना और इनटू 100 कर देना, क्योंकि सिर्फ इससे डिवाइड करोगे तो पर यूनिट आएगा, इनटू 100 करोगे तो वो होंगे कि 100 यूनिट्स के लिए कितना बेचेस दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। क्लियर? तो चलिए इसको अब हम फेयर में कर लेते हैं एक बार। यहां पर आपके एक्स और वाई, ठीक है, दो कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा और सीरियल वाइज जो लिखना है उसका कॉलम बनेगा। इसको थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ और यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। तो सीरियल वाइज, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स के बारे में और वाई के बारे में। चलिए ये सोल्यूशन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 36 का, ठीक है। तो यहां पर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एक्स का कंप्लीट वेजेस बताएंगे, वाई का कंप्लीट वेजेस बताएंगे। सबसे पहले ये बताओ कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इसके हैं 3600 और इसके हैं 4200। अच्छा कॉर्नर में लिखना क्योंकि इधर थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे हम। फिर हमें सेलेबल यूनिट्स भी चाहिए, तो फिर यहां पर लिखते हैं हम रिजेक्टेड यूनिट्स कितने हैं हमारे, वो बताए हुए हैं। रिजेक्टेड यूनिट एक्स के कितने हैं 540 और इसके कितने हैं 420। तो इसी से हम सेलेबल यूनिट्स निकाल सकते हैं। सेलेबल यूनिट्स कैसे निकालेंगे, अगर 1 में से 2 माइनस कर दें, ठीक है, हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में से रिजेक्टेड हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेलेबल यूनिट्स आ जाएंगे। तो सेलेबल यूनिट्स कितने आ गए हमारे 3060 और इसका आ गया 3780, जैसे कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेशन की। अब हम लिखेंगे कि नॉर्मल रेट जो है हमारा पर आवर कितना है। नॉर्मल रेट पर आवर कितना है, वो इसका दिया हुआ है ₹5 और इसका दिया है ₹6। फिर हमें निकालना पड़ेगा कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा अगर हमें 3600 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलेगा, यहां पर 12 मिनट्स लगते हैं 12 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और कितने यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए 3600। अगर 3600 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मिनट्स में आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 6 मिनट्स कर दूं तो मुझे आवर्स में आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरा 60 आवर्स। ऐसे इसके लिए निकालना है, इसके लिए उसने बताया कि 3 आवर्स में आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो। 3 आवर्स में आप 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो। अगर 4200 यूनिट्स ही करने थे तो कितने आवर्स लगने चाहिए थे, दैट इज 63 आवर्स। जो कैलकुलेशन हम प्रीवियसली कर चुके हैं वही एज इट इज यहां पर लिख देनी है। फिर हमारे एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं, एक्चुअल आवर्स वर्कड कितने हैं वो आपको बताया हुआ है। हमारे एक्चुअल आवर्स 45 और 50, 45 एंड 50 आवर्स। तो बताइए फिर बोनस आवर्स कितने हो जाएंगे हमारे, किस में से क्या माइनस कर दूं, स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दूं, मींस 5 - 6 कर दूं। तो यहां पर बोनस आवर्स मिल जाएंगे हमारे। बोनस आवर 60 - 45, ये कितना आ जाएगा आपका 15 आवर्स। और यहां पर 63 - 50, ये कितना आ गया 13 आवर्स। ये बोनस आवर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि कैसे हमने बोनस देना, वो वहां पर उसने बताया हुआ है। 8, अब हम ओवर टाइम आवर्स भी निकाल लेते हैं। ओवर टाइम आवर्स, अच्छा पहले नॉर्मल आवर्स लिखने पड़ेंगे ना हमें। तो नॉर्मल आवर्स कितने हैं, नॉर्मल आवर्स वो बताया हुआ है हमें 42 है, 42 आवर्स, 42 आवर्स, 42 आवर्स। तो 9th हमारा क्या निकालना है हमने, ओवर टाइम आवर्स।
हमारे ओवर टाइम आवर्स कितने हो जाएंगे अगर हम अपने एक्चुअल आवर में से अपने नॉर्मल आवर्स माइनस कर दें। इसका मतलब 6 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 6 हमारा कितना है 45 माइनस 42, तो ये बन गया 3 आवर्स। और हमारे एक्चुअल आ रहे हैं यहाँ पर 50 माइनस 42, तो ये बन जाएगा हमारा 8 आवर्स। अब हम जो है ये हमारे पास सारे आवर्स आ गए, ठीक है। अब हम ओवर टाइम वेजेस, बेसिक वेजेस, वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10th हम कैलकुलेट करते हैं कि साथ में ही इसकी ओवर टाइम वेजेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चाहे आप पहले बेसिक वेजेस कर लो, पहले बेसिक वेजेस कर लें। बेसिक वेजेस करते हैं सबसे पहले। अब सारी वेजेस हमें कैलकुलेट करनी है। हमें बेसिक वेजेस, बोनस कितना मिलेगा और ओवर टाइम कितना मिलेगा, ये तीनों वेजेस हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले करते हैं हम बेसिक वेजेस। अच्छा, बेसिक वेजेस कैसे मिलेंगी, कितने आवर्स के लिए मिलेंगी, वो 42 आवर्स के लिए मिलेंगी। कितना रुपीस, कितना रुपीस, एवरी आवर के लिए 5 रुपीस, ठीक है। तो 42 इंटू 5 और 42 इंटू 6, तो बताइए बेसिक वेजेस दोनों की कितनी हो गई। 42 इंटू 5 ये हो गया 210 और 42 इंटू 6 ये हमारा हो गया 252 रुपीस। अच्छा, रुपीस आगे सिंबल लगा दो, ध्यान से लगाना है कि वो 2 ना लगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा बोनस। पहले बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ओवर टाइम वेजेस को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, बताइए बोनस के बारे में क्या बोल रहा है, कितने आवर्स का बोनस देना है। 15 आवर्स का। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर 15 आवर्स का बोनस देना है आपको 2/3 ऑफ बेसिक वेजेस जितना आप पे करते हो उसके अकॉर्डिंग देना है। मीन्स बोनस कितना देना है, 15 आवर्स जो उसने हम सेव किए हैं, ठीक है। आपको एक आवर्स का कितना मिलता है, इंटू 5। अगर सारा ही दे देंगे फिर तो कोई मतलब कि सेंस नहीं बना ना, कि उसने आवर्स भी बचाए, आपने पेमेंट भी कर दी। उसका कुछ पार्ट एम्प्लॉय को दे दो और कुछ पार्ट खुद रख लो, जिससे वो भी मोटिवेट रहेगा कि कम टाइम में काम करना है। तो 15 इंटू 5 कितना देना है, 2/3। ऐसे ही यहां पर कितना देना है, कितने आवर्स उसने सेव किए, 13 इंटू 6, यहाँ पर आवर 6 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो देखिए कितना कितना आया, 15 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, इट्स अ 50 रुपीज। और यहां पर कितना आ रहा है, 13 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, रुपीज 52, राइट। अब निकालो ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम, इसने कितना ओवर टाइम किया है, 3 आवर्स। फर्स्ट 4 आवर्स के लिए कितना पे करना होता है, फर्स्ट 4 आवर्स के लिए क्या बोला है कि फर्स्ट 4 आवर्स के लिए हम प्लस टाइम प्लस 1/3 करते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहां पर मैंने लिख दिया था कि उसने तो 3 आवर्स ही किए हैं, 3 इंटू 5 इंटू 4/3 लिख दो। अब दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है। 3 आवर्स उसने ओवर टाइम किया, 5 रुपीज तो मिलना ही मिलना है। लेकिन आप 4/3 करोगे क्योंकि ज्यादा पेमेंट मिलेगा। 3 आवर्स का जितना वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसको और भी ओवर टाइम वेजेस मिलेगा। तो 3 इंटू 5 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो दिस इज रुपीज 20। यहां पर कितना है, यहां पर 2 लगेंगे। एक तो फर्स्ट 4 आवर्स के लिए 4 इंटू 6 4/3 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट 4 आवर के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 देते हैं, मीन्स 2/3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, नॉट 2/3, उल्टा 3/2, 3/2। अभी गड़बड़ हो जाती ना, 3/2। ये 3/2 कैसे आया, समझाया था यहाँ पर, ये देखो ये समझाया था, ठीक है। कितना टोटल बन गया, मैं यहीं से लिख लूं फिर, रुपीज 68 बता रहा है वो, राइट। अब हमने सारी वेजेस कैलकुलेट कर दी, ये वाली। टोटल वेजेस बता दो कितनी है। तो 13 पॉइंट पर हम देखेंगे टोटल वेजेस। हम टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 प्लस 11 प्लस 12, 210 प्लस 50 प्लस 20, तो कितना हो गया हमारा, रुपीज 280।
और 252 प्लस 52 प्लस 68, ये कितना हो गया हमारा ₹372। तो ये वेजेस हमारी आ गई। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हर 100 सेलेबल यूनिट्स आप कितनी वेजेस देते हो हर 100 सेलेबल यूनिट्स के लिए। तो उसके लिए कैसे करना है हमने 14 डायरेक्ट वेज कॉस्ट फॉर 100 सेलेबल यूनिट्स। अब सेलेबल यूनिट्स तो आपको पता ही है, जब डिफेक्टिव आपने माइनस कर दिए, आप टोटल वेजेस कितनी दे रहे हो 280। कितने सेलेबल यूनिट्स के लिए 3060 के लिए। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का आ जाएगा, लेकिन मुझे 100 के लिए चाहिए तो इंटू 100 करेंगे तो दिस इज ₹9.15 आएगा। ये आप पे कर रहे हो ₹372। टोटल कितने सेलेबल यूनिट्स के लिए, कितने सेलेबल यूनिट, दीज आर द सेलेबल यूनिट्स 3780। बट 100 के लिए कितना पे करोगे, दैट इज ₹9.84। बस आपको ये पूछा गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, थोड़ा सा मार्क करो, आपका ओवर टाइम कैसे आपने जो है वो निकालना है, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। बाकी तो बोनस वाले तो बहुत बार ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किए हैं, तो यहाँ पर ओवर टाइम का जो है वो अलग से बताया गया था। तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले सारे हो गए थे हमारे। यस 46 हो गया हमारा, नहीं ना 46 नहीं हुआ, 45 शायद मैंने डिस्कस तो कर लिया था, बट स्टिल चलो मेरे को याद नहीं है, मैं एक बार और डिस्कस कर लेती हूँ। नहीं कर लिया था, हाँ ठीक है ये कर लिया था। 46 और 47 नहीं रहता है। आइए 46 पर 46 करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट विद स्पेशल आइटम। देखो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है ना, उसमें ये सब बताया हुआ है। जब हम स्टैंडर्ड्स अगर आपने देख भी लिए हैं, वैसे उनका रिविजनरी वीडियो भी है, तो वहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि 7 जो है ये बताता है कि एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है। वो सब कुछ यहाँ पर जो भी मैं एक्सक्लूड करूंगी या इंक्लूड करूंगी वो अपने से नहीं करूंगी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में लिखा हुआ है। तो क्या क्या लिखा हुआ है वो यहाँ से समझ लोगे आप। जैसे उसने बताया कि ग्रॉस पे जो है, ग्रॉस पे है 10,30,000 की, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉयज 25,000। कहता है इसमें ना इंक्लूड है कि आइडल टाइम पे किया 25,000। अब ना उसने ये नहीं बोला कि दिस आइडल टाइम जो है वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। देखो नॉर्मल आप हमेशा याद रखो कि नॉर्मल जो है वो आप एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनाओगे, बट जो अबनॉर्मल आइडल टाइम होता है, अबनॉर्मल आइडल टाइम, देखो नॉर्मल आइडल टाइम कब होता है, जैसे एम्प्लॉय आपकी फैक्ट्री में आया, राइट, 8 आवर्स वो रहता है, लेकिन बीच में लंच वगैरह करता है, तो वो जो आइडल टाइम है ना वो तो करेगा ही करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना, वो मशीन तो नहीं है वो 8 आवर्स रेगुलर काम करेगा। तो जो बीच में जो वो टाइम उसका आइडल होता है वो नॉर्मली हर फैक्ट्री में होता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम, और उसके लिए आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी और उसको आप अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में कंसीडर करोगे ही करोगे, राइट। ये कौन बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। लेकिन वो बोलता है कि अगर कोई आइडल टाइम है, अबनॉर्मल, अबनॉर्मल का मतलब कि एम्प्लॉय आया फैक्ट्री में, आपकी मशीन जो है वो ब्रेक डाउन हो गई, सारा दिन काम नहीं कर पाया, 1 ही घंटा कर पाया, तो वो फ्री बैठा रहा, जो वो आइडल टाइम है वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो अबनॉर्मल है। तो जो अबनॉर्मल आइडल टाइम होगा ना उसको अपनी कॉस्ट का पार्ट मत मानना। अब यहां पर देखो ग्रॉस पे दिया हुआ है 10,30,000, उसने आइडल टाइम दिया हुआ है कि इतने आइडल टाइम के लिए हमने 25,000 पे किया। देखो अगर तो ये नॉर्मल होता तो वो अलग से नहीं बताता, हम अब आपकी मर्जी, आप इसको नॉर्मल मानो या अबनॉर्मल। अगर मैं इसको अबनॉर्मल मानती हूं तो नीचे मैं अजम्पशन में लिखूंगी कि मैंने इसको अबनॉर्मल टाइम कंसीडर किया, इसलिए मैं एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगी। आप 10,30,000 लेके भी पूरा बेसिस निकाल सकते हो और नीचे अजम्पशन लिखोगे कि हमने इसको नॉर्मल माना है, दैट्स वाई इसको एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट भी माना है। क्लियर। नेक्स्ट है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो जितने भी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिलेंगे
वो सारे के सारे उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। जितने भी एम्प्लॉयर ने दिए हैं, जितने बेनिफिट उसको, अगर उससे कुछ रिम्बर्स नहीं लेता, मान लीजिए कि उसने उसको एक घर दिया, राइट, जिसका एम्प्लॉयर जो है वो रेंट दे रहा है 24,000, पर 10,000 रिम्बर्स कर देता है कौन, एम्प्लॉय, तो बेनिफिट कितने का मिला एम्प्लॉय को, 14,000। फिर 14,000 ही उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट में ऐड करोगे, जितने का फायदा हुआ उसको उतना ही आपने ऐड करना है। द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, अच्छा ये एम्प्लॉयर का खुद ही है, वो रेंट नहीं दे रहा। फिर कैसे हम बेनिफिट ऐड करेंगे, देखो डेप्रिसिएशन जो अकोमोडेशन का है ना 1 लाख, ये उसका बेनिफिट हो गया, मतलब 1 लाख डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर जो है बेयर कर रहा है। फिर उसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं अकोमोडेशन के जो 90,000 है, म्यूनिसिपल टैक्स है उस अकोमोडेशन का, जो सब कुछ एम्प्लॉयर ही बेयर कर रहा है 3,000। तो इट मीन्स के जो ये 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 3,000, इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय। तो ये आप उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मान लेना। टैक्सेशन में भी आपने जब कैलकुलेशन ऑफ परक्विजिट्स करते हो तो कितना टैक्सेबल अमाउंट परक्विजिट का होता है, जितना फायदा एम्प्लॉय को होता है। तो सेम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 भी कहता है कि जितना फायदा मिला ना एम्प्लॉय को जिस भी अमाउंट का, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट मान लेना। तो ये तीनों ऐड करके उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट मान लीजिए। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ, ये भी फायदा हो रहा है एम्प्लॉयर को, 1 लाख एम्प्लॉय को, तो 1 लाख ये भी ऐड कर देना। इंक्लूडिंग ए पेनल्टी 2,000 फॉर वायलेशन ऑफ पीएफ रूल्स, अच्छा कुछ पीएफ रूल्स आपने तोड़े थे उसके लिए 2,000 दिया, अरे ये तो अब नॉर्मल लॉस है ना। पेनल्टी फाइन कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे ओवरहेड, कुछ भी, ठीक है। तो ये वाला आप माइनस करके सिर्फ 98,000 ही ऐड करेंगे। एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन है 75,000, अपना कंट्रीब्यूशन वो तो अपनी सैलरी में से देता होगा ना, इसको थोड़ी ऐड करोगे, राइट। उसको 2 लाख मिला, 75,000 उसने एम्प्लॉयर को बोला कि ये मेरे पीएफ में कंट्रीब्यूट कर लो, तो वो तो ऑलरेडी हम कंसीडर कर ही चुके हैं अपने ग्रॉस पे में, तो इसको दोबारा कंसीडर नहीं करना। तो कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट, अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट जो है कंप्यूट करनी है, राइट। तो ये वाला पार्ट एक बार कर लेते हैं। ये आपने टैक्सेशन में तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो चलो कॉस्टिंग में भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 46। तो टेबल बना लीजिए, यहाँ पर जो भी आप अज्यूम करेंगे, ठीक है। आपने पेनल्टी क्यों नहीं लिया वो भी आपने जो है नीचे नोट में देना है जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपको। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस में, ग्रॉस सैलरी कितनी है, ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है, 10,30,000 माइनस करेंगे 25,000 नेट ऑफ कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, और नीचे हम लिख देंगे कि हमने इसको अबनॉर्मल कंसीडर किया है। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10,05,000। इसमें ऐड करेंगे जो भी एम्प्लॉयर कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन के लिए जो एम्प्लॉय को दिया हुआ है उसके लिए पे कर रहा है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। जैसे कि डेप्रिसिएशन उसने दी, मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो पे कर रहा है, और प्लस म्यूनिसिपल टैक्सेस उसने पे किए हैं। कितने कितने हैं, 1 लाख है, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस है 90,000, प्लस म्यूनिसिपल टैक्सेस है 3,000। द टोटल इज 1,93,000। इसमें ऐड करेंगे और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, बट एक्सक्लूड क्या कर देंगे, पेनल्टी। कोई भी फाइन और पेनल्टी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। पेनल्टी कितना हो गया, 1 लाख माइनस 2,000, इट्स 98,000। तो जो भी यहाँ पर टोटल आएगा वो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट आएगा।
तो आपका 10,05,000 प्लस 1,93,000 प्लस 98,000, दिस इज टोटल 12,96,000 आपका आ जाएगा। और जो आपने नहीं लिया है वो अब आप नोट में यहाँ पर मेंशन करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम is considered as abnormal since it is included in gross pay, hence excluded, हमने इसको डिडक्ट कर दिया। सेकेंड हमने पेनल्टी के बारे में लिखना है, नहीं फिर हमने कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन। इट इज अज्यूम्ड दैट होल अकोमोडेशन is used by employee, hence all expenses included in employee cost। थर्ड लिखना है आपने पेनल्टी के बारे में, as penalty is not normal cost and it is, just since it is included and it is included in total amount, hence excluded, right? तो नोट आपने जरूर दे के आना है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है। चलिए ये हो गया आपका related to illustration number 46। now 47, सेम लाइंस पर 47 है। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि मटेरियल कंज्यूम्ड इतना हुआ है, सैलरीज इतनी है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट इतनी है, परक्विजिट टू एम्प्लॉय इतना है, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी इतना है, लीज रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयज को भी इतना है, फेस्टिवल बोनस इतना है, अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब ये कोई ऐसी अमाउंट है जो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन हो चुका है उसके रिलेटेड कोई अमाउंट थी उसको अनअमोर्टाइज कर रहे हो, राइट, वो दिया हुआ है। फिर स्पेशल सब्सिडी रिसीव करते हैं गवर्नमेंट से एम्प्लॉय की सैलरी के टूवर्ड्स, और आप कोई अमाउंट रिकवर कर रहे हो एम्प्लॉय का जो भी प्रेक्विजिट दे रहे हो वो कितना रिकवर कर रहे हो 35,000। बस आपने ये बताना है कि कौन कौन सा अमाउंट जो है एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो अब ध्यान दीजिए, मटेरियल कॉस्ट ऑब्वियसली नहीं पार्ट बनेगा, सैलरी पार्ट बनेगा, राइट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ये हमारा किसका पार्ट होता है, ओवरहेड्स का। जब हमने ओवरहेड्स किया था तो कोई स्पेशल ऑपरेशन उसके लिए ट्रेनिंग देता है एम्प्लॉयज को, तो वो ओवरहेड्स का पार्ट होता है, तो ये ओवरहेड्स का पार्ट होता है। परक्विजिट टू एम्प्लॉय ये प्लस होगा, लेकिन अगर कुछ आप परक्विजिट्स के अगेंस्ट उनसे रिकवर कर रहे हो, जहां पर जैसे लिखा हुआ है 35,000, तो जो रिकवर कर रहे हो जो वो माइनस करके बाकी अमाउंट आप लिखोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड ऐड होगा, लीज रेंट फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, यस ये भी ऐड होगा, और फेस्टिवल बोनस एम्प्लॉय को दे रहे हैं ये भी आप ऐड करोगे, जो भी बोनस है वो ऐड करेंगे। बट जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है एम्प्लॉय कॉस्ट की किसी भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की, ये आपका एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट इस साल का नहीं बनेगा, इसको आप एक्सक्लूड करोगे। और यहां पर आपके कैश 7 में लिखा है कि कोई भी सब्सिडी अगर आपको मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जो है एम्प्लॉयज को इतना जो है सैलरी दोगे और इसका इतना पार्ट हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, अगर कुछ आपको रिम्बर्स हो रहा है ना तो वो अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। तो यहां पर जो है अगर 2,75,000 मुझे मिल रहा है, रिम्बर्स हो रहा है, तो ये मैं डिडक्ट कर दूंगी यहां पर। तो बस इसी पर है, तो फटाफट से एक आप टेबल बनाइए और वहां पर ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। आइए हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 47,
और जो आप इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड कर रहे हो, उसके बारे में आपने नीचे मेंशन नोट में करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट बता रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले सैलरीज दे रखी है, कितनी है 15 लाख। फिर उसमें ऐड कर देना है आपने परक्विजिट्स, पर आपने नेट अमाउंट या अगर कोई आप रिम्बर्स हो रहा है वो माइनस करना है। नेट कॉस्ट ऑफ परक्विजिट्स टू एम्प्लॉयज, कितने के परक्विजिट्स दे रहे हैं 4,50,000, बट उसमें से आप उनसे रिकवर कर रहे हो 35,000, तो आप सिर्फ बेनिफिट 4,15,000 का ही दे रहे हो। फिर आप ऐड करोगे कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, कितना आपने उनके बिहाफ पर ग्रेच्युटी फंड दिया 4 लाख। फिर जो भी अकोमोडेशन दे रहे हो, लीज रेंट दे रहे हो फॉर अकोमोडेशन, वो कितना है 3 लाख। फिर आप ऐड कर दोगे जो एम्प्लॉय को आपने फेस्टिवल बोनस दिया, दैट इज 50,000। एंड में अगर आपको इन सभी कॉस्ट के अगेंस्ट कुछ रिम्बर्स होता है गवर्नमेंट से, वो लेस कर दोगे। लेस सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, जितनी भी सब्सिडी है वो माइनस कर देना। वो कितना है हमारा 2,75,000। बस इन सभी को ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट योर टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट। इसको माइनस करना है तो आपका आ जाएगा 23,90,000। क्लियर? अब जो आपने इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड किया है, वो सब कुछ यहां पर लिखोगे नोट में। सबसे पहले जितनी भी रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट अगेंस्ट perquisites is excluded। सेकेंड, और हमने क्या किया, हमने एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं लिया। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट because it is to be treated as overheads, hence not included। ऐसा भी लिख दो, hence it is not included। अच्छा, थर्ड, हमने जो स्पेशल सब्सिडी आपने रिसीव की है, ठीक है, वो एक्सक्लूड करनी है। ठीक है, special subsidy received from government against employee salary is reduced the employee cost। नेक्स्ट, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है, अगर अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट जो कि रिलेटेड टू discontinued operation is not included in employee cost। राइट? तो ये पॉइंट जो भी आपने इंक्लूड किया, एक्सक्लूड किया, ये
बिल्कुल एंड में लिख के आना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय कॉस्ट।